हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं आपका हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा हमें देखने को मिलती हैं। कभी इनके प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो कभी इनकी एस्टैब्लिशमेंट क्या हुई है, कब हुई है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। इन चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आते ही आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश में काम करने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका देश की इकोनॉमी में, ट्रेड में या फिर किसी भी फील्ड में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान होता है। तो ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं आपको 8 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है गाइस। और ये जैसे कि हर कंट्री की अपनी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हमारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जिसको हम शॉर्ट में इसरो कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ये लोगो है इसका। तो इसके हेडक्वार्टर जो है कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन के सिवान, मोस्टली आपने न्यूज़ में इनको देखा ही होगा। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में अहमदाबाद में। अहमदाबाद जानते हैं गुजरात में है। और देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे विक्रम साराभाई, सभी इनके नाम से वाकिफ़ हैं। और अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए तो जो फर्स्ट सैटेलाइट है जो हमारी इसरो ने लॉन्च की थी उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है गाइस। बट इसमें एक फैक्ट है कि जो फर्स्ट सैटेलाइट जो ऑर्बिट में गई थी उसका नाम था रोहिणी। अब जो रोहिणी है ना, ये सीरीज थी एक तरह सैटेलाइट की जिसके अंदर 4 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर से जो 3 थी वो सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी ऑर्बिट के अंदर। और ये लॉन्च की गई थी 10 अगस्त 1979 में। तो ये इसरो के बारे में था। अब हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसका लोगो है और उसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। इस तो आप इसे समझ गए होंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसके हेडक्वार्टर हैं दिल्ली में और इस वक्त इसके प्रेसिडेंट हैं G सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन दी साइंस। वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है उसका ऑरिजिन ही साइंस में होता है, साइंस से होता है एक तरह से, ठीक है गाइस। तो ये इसका मोटो है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। ये काम करती है मिसाइल्स में, इंजीनियरिंग में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है जो मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जैसे कि जो मिलिट्री है उसके अंदर जो भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो सारा काम जो है वो DRDO संभालती है। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि DRDO का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है सर्जिकल स्ट्राइक में। सिर्फ अकेले आर्मी ही नहीं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफेंस की हेल्प के लिए यूज़फुल हैं और उनके लिए काम करती हैं, इनका भी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है इन चीज़ों में। और सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारी 2016 में हुई थी उसमें भी DRDO का एक बहुत ही मेजर रोल रहा है, ठीक है गाइस। तो हमारी अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कहते हैं। ये आपको यहाँ पर इसका लोगो दिख रहा होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो इसका सेटअप हुआ था 2 मई 1951 में। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पहले जो ये मिनिस्ट्री है ना, ये एज अ इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनी 15 अक्टूबर 1999 में। इससे पहले ये क्या थे? ये 2 डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करने के बाद ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है गाइस। तो इस मिनिस्ट्री के ना 2 विंग्स थे। जो एक विंग है वो रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, और दूसरा जो है वो रिलेटेड है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। ये जो विंग है इसको हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था। और दूसरा वाला जो हमारा है वो है नेशनल सैंपल सर्वे, जिसके बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए ये जो स्टैटिस्टिक है ये रिलीज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज, ठीक है। सर्वेज की जाती हैं और जो सेंसस हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है,
जिसे सेंटर भी कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, और कुछ नॉन ऑफिशियल सोर्सेज भी होते हैं जिनके थ्रू या फिर जो हम देखते हैं स्टडीज़ होती हैं कुछ, उनके बेसिस पर पूरा जो डेटा है वो कलेक्ट करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ठीक है गाइस, इन्होंने कुछ डिविजन्स बना रखी हैं, जैसे कि नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। नेशनल अकाउंट डिवीजन काम करता है प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जिसके अंदर हम जीडीपी की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने कितना कंजम्पशन किया है एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, और जितना भी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड जितना भी गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, वो सब जो काम, जिसका जो डाटा कलेक्ट करती है और इकट्ठा करती है, एनालाइज करती है, वो करती है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। ठीक है गाइस, ये एक पब्लिकेशन ब्रिंग करती है, मतलब लेकर आती है, जिसका टाइटल है नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा डिवीजन है सोशल स्टैटिस्टिक डिवीजन। ठीक है, ये सोशल एरिया में वर्क करती है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीजन, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से जो डेटा कलेक्ट होता है वो उसके अंदर होता है। इस तरह से इसके और डिवीजन है, जैसे कि ट्रेनिंग डिवीजन एंड कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। ठीक है गाइस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम यही है कि ये प्रिपरेशन करती है जीडीपी के लिए। ठीक है गाइस, इसके बाद नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ही आती है। ठीक है, इसका फंक्शन, इसके फंक्शंस यही हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस करती है। ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं इसके कई, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारे देश में, ठीक है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना है, और हेल्थ के बारे में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई है, या फिर मेडिकल सर्विसेज के जो किस लेवल पर है, इन सब का जो सर्वे करती है वो करती है NSSO। ठीक है, ये डिसाइड करती है कि किस टॉपिक्स पर हम सर्वे को करेंगे। ठीक है, एनुअल सर्वेज निकालती है इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का भी हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, और एक तरह से ये एवरी ईयर हमें रिपोर्ट देती है और स्टेटस देती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि हमारे देश में किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन है, तो ये जो सर्वेज हैं इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है। इन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो ये पता लगाती है कि कितना प्रोडक्शन किस एरिया में हो रहा है, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, किस एरिया में हमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो ये नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी फील्ड में वर्क करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अलग अलग स्कीम्स के थ्रू लोगों से सर्वे करवाती है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि हरियाणा के अंदर एक सक्षम युवा योजना है। ठीक है, और सक्षम युवा योजना के तहत जो कई सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको सर्वे वर्क दिया जाता है, और हर डिपार्टमेंट एक सर्वे वर्क देता है। तो जो बच्चे जो इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो डेटा जो है आगे जाके इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री के पास ही पहुंचता है, और मिनिस्ट्री उन्हीं डेटा के बेसिस पर ही अपना जो है ये करती है। तो इस तरह से ये सर्वेज जो हैं, और सिर्फ एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पर डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो सभी डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जब भी आप थिएटर में मूवी देखने जाते होंगे तो आपको उससे पहले एक सर्टिफिकेट दिखता होगा, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके हेड हैं प्रसून जोशी। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में भी देखा गया है। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1952 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर वर्क करती है। इसका टास्क क्या है? ये वर्क करती है कि जो फिल्म्स हैं वो जब पब्लिक व्यू के में जाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसकी रेटिंग की जाती है कि ये फिल्म जो है वो सूटेबल है या नहीं, कहीं इससे पब्लिक को कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए ये कंपनी जो है पहले अपनी जो फिल्म है उसको सर्टिफाई करती है। ठीक है, तो ये आती है रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस एक्ट के अंडर वर्क करती है। ये एक्ट जो है काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है फिल्म्स को से रिलेटेड, और उसको अगर एक कंपनी एक फिल्म जो है वो पास कर देती है तो वो फिल्म जो है आगे चली जाती है। अगर आप जानते हो तो इसको हम सेंसस बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कई लोग हैं सेंसस कहते हैं, सेंसर बोर्ड। ओके,
इसका पर्पस क्या है? सर्टिफाई करना बाय द मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड रेटिंग एंड द suitability ऑफ फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, ट्रेलर्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड थिएटर बेस्ड एडवर्टाइजिंग फॉर पब्लिक व्यूइंग। ठीक है, तो पब्लिक में जाने से पहले जो CBFC है वो फिल्म को सर्टिफाई करती है और तभी ये आगे जनता तक पहुंचती है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में और इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं संगीता रेड्डी और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं उदय शंकर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसके फाउंडर्स रहे हैं घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए एडवाइस किया था और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था GD बिरला, जिसको हम घनश्याम दास बिरला कह रहे हैं, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा। ये एक तरह की लार्जेस्ट ओल्डेस्ट अपेक्स बिजनेस कंपनी है। ठीक है, इसका फंक्शन है कि ये जो इट अंडरटेक्स इकोनॉमिक रिसर्च एंड इनकरेज साइंटिफिक रिसर्च। ये क्या करती है? इकोनॉमिक रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च को एनकरेज करती है ताकि हम उसका यूज़ करके अपनी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में डेवलपमेंट कर सकें। यानी कि जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अगर साइंटिफिकली डेवलप्ड नहीं होंगी तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। तो ये जो इंडस्ट्री है ये इसी में काम करती है कि जितनी भी हमारे देश में काम करने वाली कंपनीज़ हैं उनका एक अच्छा डेवलपमेंट किया जा सके साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली। तो ये उन पर रिसर्च करती है और उस हिसाब से हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ की एक डेवलपमेंट का बहुत जो मेन रोल है उसमें फ़िकी निभाती है। ठीक है गाइस, तो फिर आता है ये क्या करती है? बिजनेस एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाती है। तो इसके थ्रू जो है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं और मतलब ये एक बहुत ही मेजर रोल इसमें प्ले करती है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक तरह की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट LIC एक्ट 1956। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम ना सुना हो। अदरवाइज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमारे इंडिया की बहुत ही बड़ी फेमस कंपनी है और अभी तक अगर 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो $450 बिलियन की टोटल एसेट है हमारी LIC की। और अगर कुछ लोग जानते होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, तो उन्होंने सुना होगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने बजट में अनाउंस किया था कि वो उसके 10% जो स्टेक हैं उसको थ्रू IPO सेल करने वाली है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी अभी लास्ट में। तो इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में और इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। जैसे कि मैंने आपको बताया 1956 में 1 सितंबर 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब देखिएगा, ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये एक लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है, इंश्योरेंस कंपनी है हमारे इंडिया की और ये फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये देखा जाए तो आप लोगों ने सुनी होगा कि मोस्टली लोग ना जब इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमें इंश्योरेंस करवाना है। मोस्टली लोग ना LIC वर्ड यूज़ करते हैं। तो LIC मतलब इतना फेमस एक तरह का ये ब्रांड बन चुका है कि लोग इंश्योरेंस की जगह LIC बोलते हैं कि हम LIC करवानी है। तो एक इतनी आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया की कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किया कि गवर्नमेंट इसके 10% जो स्टेक है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू सेल करना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद एस्टिमेशन लगाया है, शायद क्या लगाया ही है, गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि लगभग उनको इससे 80 से 90 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है। तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट है उसने इसका IPO करने का जो है फैसला लिया है। लेकिन फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक तो इसकी कोई IPO नहीं की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है गाइस इसकी, कि ये सॉवरेन गारंटी देती है। सॉवरेन गारंटी का मीनिंग आप समझते हैं? सॉवरेन गारंटी का मतलब होता है अ प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट। जब आपको सामने से गवर्नमेंट एक गारंटी दे रही है तो आप क्यों नहीं बिलीव करेंगे? सभी जानते हैं कि जब गवर्नमेंट आपको एक गारंटी देती है ना तो आप पूरी तरह सेटिस्फाई होते हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, वो जब हम अपना इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो बहुत से सवाल पूछती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें हमारा क्लेम मिल ही नहीं पाता। लेकिन जो LIC है वो पूरी तरह से हम इसको रिलायबल है
और क्योंकि इसमें जो गारंटी होती है वो हमें गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट कभी भी अपनी बात से मुकर नहीं सकती, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। दैट्स वाई हमारे इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है ये। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसको आप पीटीआई के नाम से भी जानते होंगे। ये हमारे इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है इंडिया की और एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव है। इसके अंदर लगभग 500 इंडियन न्यूज़पेपर्स वर्क करते हैं, लगभग 1000 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। एज ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन 22 जनवरी 2016, फाउंडेड ऑन 27 अगस्त 1947, इसको फाउंड किया गया था 27 अगस्त 1947 को और इन मद्रास। ठीक है। इसके प्रेसिडेंट हैं विजय कुमार चोपड़ा और इसने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी 1 फरवरी 1949 को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी ना, वो आपको पीटीआई पर मिलेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमें मिलती है इसके थ्रू। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं उन्हें पीटीआई से भी पढ़ना चाहिए और पीटीआई जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। और जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स या फिर जो भी ठीक है गाइस। तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो आज मैंने आपको बताया इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में, चेयरमैन है के सिवान। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई एंड फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इज नेम आर्यभट्ट। नेक्स्ट डीआरडीओ, इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है गाइस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। सर्जिकल स्ट्राइक में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है इसका। नेक्स्ट है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को मर्ज करने के बाद 15 अक्टूबर 1999 को बनाई गई थी। इसके कुछ डिविजन्स हैं, नेशनल अकाउंट डिवीजन, सोशल स्टैटिस्टिक डिवीजन, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीजन, ट्रेनिंग डिवीजन, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। वैसे ये डिविजन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी एक नॉर्मल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया। और इसका ही एक पार्ट है नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ही आती है और इसने ये सर्वे का काम करती है। ठीक है गाइस। और इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जैसे कि आप जानते होंगे फिल्म को सर्टिफाई करती है और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके हेड हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट है फिक्की, जिसको हम फिक्की बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके चेयरमैन हैं उदय शंकर और फाउंडर इसके घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला भी कह सकते हैं, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में। टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक इनकरेजमेंट के लिए प्रोवाइड करवाती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड वर्थ रुपीज़ 450 बिलियन डॉलर्स की इसकी एसेट रही है और रुपीज़ में बात की जाए तो 31 ट्रिलियन रुपीज़ की इसकी टोटल एसेट्स हैं एज ऑन 2019। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है हमारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है विजय कुमार चोपड़ा, हेडक्वार्टर है इसके नई दिल्ली में और इसने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी 1 फरवरी 1949 को। तो गाइस ये हमारा अभी मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।